सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। क्या आपको पता है कि बिहार के कितने प्रतिशत लोग खुश रहते हैं? अच्छा, क्या आपको ये पता है कि बिहार खुश रहने वाले राज्यों में कितने नंबर पर आता है? और क्या आपको ये पता है कि किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं? इन्हीं सब प्रश्नों के साथ आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम शुरू होता है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज पहली खबर के माध्यम से हम आपको इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देंगे। भारत में कोरोना का असर मार्च से शुरू हो गया था और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बाद 23 मार्च को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लग गया था। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन इसी खामोशी के बीच देश में पहली बार हैप्पीनेस इंडेक्स को मापा गया। इस हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सर्वे के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोग खुश हैं और टेंशन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और शायद आपको सुनकर ये गर्व नहीं होगा कि आपका बिहार इस मामले में 25वें नंबर पर आता है। 3 राज्यों ने बिहार का थोड़ा बहुत इलाज बचाया है। पहले खुशी मापने का पैमाना क्या था ये जानिए और फिर कुछ और मजेदार बात आपको बताएंगे। 5 पैरामीटर का इस्तेमाल किया गया था। पहला है काम संबंधी मुद्दा जैसे आमदनी और ग्रोथ। दूसरा है पारिवारिक संबंध या फिर दोस्ती यारी। तीसरा है शारीरिक और मानसिक सेहत। चौथा है सामाजिक मुद्दा और परोपकार। 5वां है धर्म या आध्यात्मिक जुड़ाव। अब इसमें मजेदार क्या कुछ है ये समझिए। ये सर्वे 16,950 लोगों पर किया गया था मार्च और जुलाई के बीच में। एक प्रोफेसर हैं, आईआईटी और आईआईएम में पढ़ा चुके हैं, नाम है राजेश पिलानिया, और इन्हीं के नेतृत्व में ये सर्वे हुआ था। और इस सर्वे में ये पता चला है कि जो शादीशुदा लोग हैं वो कुंवारे लोगों के मामले में ज्यादा खुश हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तीनों नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं जो सबसे ज्यादा खुश हैं। बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात और तेलंगाना ये सबसे खुश राज्य हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप टॉप 3 में आए हैं और ओवरऑल बिहार को 25वां स्थान मिला है। ये सर्वे करवाने का मकसद ये पता लगाना था कि कोरोना की वजह से लोगों की लाइफ कितनी प्रभावित हुई है और रिजल्ट क्या कुछ आया है ये अब आप सब जान चुके हैं। अब दूसरी खबर देखिए, पिछले कुछ महीनों से एनडीए, लोजपा, जदयू इन तीनों के बीच मनमुटाव चल रहा है। इसीलिए ये आशंका भी लगातार जताई जा रही है कि चुनाव से पहले ही हो सकता है लोजपा एनडीए से अलग हो जाए। और प्रमुख कारण इसका यह है कि लोजपा की कमान अब रामविलास पासवान से चिराग के पास ट्रांसफर हो गया है और चिराग तो ठहरे युवा, गर्म खून, इसीलिए चिराग को अच्छा खासा सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। दूसरी तरफ है नीतीश जी की जदयू। बड़ी पार्टी है तो तेवर तो रहेगा ही। जदयू लोजपा को ज्यादा सीट देने के फेवर में है नहीं और इसीलिए ये मनमुटाव बना हुआ है। और शुरू से बीजेपी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच न्यूक्लियस बनकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इधर कुछ दिन पहले ही जेपी नड्डा साहब और देवेंद्र फडणवीस बिहार आए थे तो इन दोनों को समझा बुझा कर गए थे। उस वक्त तो दोनों शांत हो गए थे, पर कल जब से लोजपा के सांसदों और पूर्व सांसदों की बैठक हुई है तब से फिर लोजपा 143 सीट पर चुनाव लड़ने को उतारू है। चिराग पासवान ये भी बयान दे चुके हैं कि लोजपा जदयू के खिलाफ अपनी उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जीतन राम मांझी का जिक्र करना भी जरूरी है। जीतन राम मांझी जब से नीतीश जी के साथ आए हैं तब से कुछ ज्यादा ही जोश में है। मांझी भी एक बार कह चुके हैं कि अगर लोजपा जदयू के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारती है तो हम पार्टी भी लोजपा के विरोध में अपना उम्मीदवार उतारेगी। मांझी के बयान से भी जेपी नड्डा साहब का समझाना बुझाना व्यर्थ चला गया। अब लोजपा 143 सीट पर लड़ने को अड़ गई है। लोजपा की जो बैठक हुई है उसमें चिराग पासवान को सर्वा बनाया गया है और इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि जल्द ही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की बैठक होगी और फिर इसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक भी होगी और इस बैठक में आखिरी फैसला लिया जाएगा। अब तीसरी खबर, प्रधानमंत्री के ऑफिस द्वारा एक सूचना जारी की गई है और इस सूचना के आधार पर
नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को बिहार में 12 रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा और इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन भी होगा। कोसी पर महासेतु बनने के लिए 2004 में ही इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई थी। इस महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और 516 करोड़ का खर्च आया है। अब समझिए कि 1.9 किलोमीटर का पुल बनाने में 16 साल का समय लग गया और अभी कुछ दिन पहले ये बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही मोदी बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए 12 रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। इसमें क्यूल नदी पर एक नया रेलवे पुल, 2 और नई रेलवे लाइन, हाजीपुर घोसावर वैशाली और दूसरा इस्लामपुर और नटेश्वर के बीच लाइन, 5 विद्युतीकरण प्रोजेक्ट और 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड भी शामिल है। इन प्रोजेक्ट से बिहार के लोगों का काफी भला होगा और वैसे भी आजकल मोदी साहब बिहार के लोगों की भलाई में कुछ ज्यादा ही लगे हुए हैं। अब चौथी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल भवन निर्माण विभाग के कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 536 करोड़ की लागत से बन रही 23 भवनों का शिलान्यास किया है और इसके साथ ही 6 नए भवनों का उद्घाटन भी किया गया है। पटना में एक नए समाहरणालय यानी कलेक्टेरिएट का शिलान्यास भी किया गया है। पटना का पुराना कलेक्टेरिएट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया है और कल नीतीश कुमार ने एक नए कलेक्टेरिएट का शिलान्यास किया है। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि उनकी सरकार 2010 से नए कलेक्टेरिएट का निर्माण करवाने का काम कर रही थी और अब जाकर सरकार शिलान्यास कर रही है। इसके साथ ही सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का उद्घाटन भी किया गया है। इसके अलावा MIT मुजफ्फरपुर में 200 क्षमता वाले छात्र और 200 क्षमता वाले छात्राओं के छात्रावास भवन भी बनाए जाएंगे। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी का उद्घाटन हो गया है और शिलान्यास में जो कई मुख्य भवन है, अब पटना में पटना समाहरणालय का निर्माण, कलेक्ट्रेट का निर्माण होगा, समस्तीपुर और भोजपुर में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत विभिन्न जिलों खगड़िया, पूर्णिया, सारण, गया, शिवहर, भागलपुर, बांका में एक खेल भवन सह व्यायामशाला भवन का निर्माण उसका हो रहा है। MIT मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 200 क्षमता वाले बालक एवं 200 क्षमता वाले बालिका छात्रावास का निर्माण होगा। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बेला मुजफ्फरपुर में 200 क्षमता वाले 3 बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय चंडी के परिसर में 200 सैया वाले बालक का और 200 सैया वाले बालिकाओं के छात्रावास का निर्माण। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मनिहारी कटिहार का निर्माण। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया वक्फ स्टेट किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण। अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास रामपुर गया में 100 सैया वाले नए छात्रावास भवन का निर्माण। और जो भी आपने अभी बताया सरदार पटेल भवन में जो वरिष्ठ कलाकार हैं, श्रीमती सीमा कोहली, श्री बालन नाम्बियार, श्री काली कंडर डे की 3 कलाकृतियों को स्थापित किया गया और उसकी तस्वीर भी आपने दिखाई। और मुझे खुशी है कि आज खास करके इतने दिनों के बाद अब कम से कम पटना समाहरणालय का कलेक्ट्रेट का काम अब आज से आपने शिलान्यास करवा के शुरू करवा दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है। ये 2010 से ही हम लोग लगे हुए थे। ये समाहरणालय के पटना समाहरणालय की जो स्थिति हो गई थी, किस तरह से उसकी बिल्डिंग धीरे धीरे कमजोर होते होते ध्वस्त हो रही थी और वहां काफी दिक्कतें थी, तो उन्होंने उसके बारे में जो जांच रिपोर्ट दिया तो उससे पता चला कि अरे भाई ये जो मूलतः जो है, ये जो यूरोप का जो नीदरलैंड देश का ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था और वो जो बिल्डिंग था वो एक तरह से स्टोर का था और उसमें अफीम और सोरा का भंडारण किया जाता था। आप बताइए, अफीम का भंडारण होता था, सोरा का भंडारण होता था, तो इन सब चीजों की चीज थी। ये पता चला तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कौन सा ऐतिहासिक चीज है जहां अफीम का सब रखा जाता था, ये सब होता था। लेकिन फिर भी ये बात चल रही थी, तो ये बात हो रही थी। और एक बार जब ये हुआ तो हम लोग 2017 के फरवरी में जो हम अपने यात्रा में, निश्चय यात्रा के सिलसिले में सब जगह घूम रहे थे, उसी सिलसिले में पटना में भी सभी विधायक, विधान पार्षद,
सांसद लोगों के साथ जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग भी हम लोग समाहरणालय के बिल्डिंग में ही कर रहे हैं। और पहले तो समाहरणालय के बिल्डिंग में हम जाते ही थे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे तो वही नॉमिनेशन दायर करने जाते थे, तो शुरू से तो हम लोग देखते ही रहे। लेकिन जब ये सब बात हो गई कि नया बनाना है, और जब हुआ कि कई तरह की इसके बारे में बात आ रही है, तब जब उस दिन हम गए थे 2017 में फरवरी महीने में 6 फरवरी को संभवतः, तब वहां पर मीटिंग के बाद यहाँ पर बैठे हुए अभी कमिश्नर हैं संजय अग्रवाल, ये तो उस समय पटना के डीएम थे, तो इन्होंने हमको ले जा करके पूरा घुमाया और दिखाया। हम तो देख करके बहुत परेशान हुए कि किस स्थिति में था, कहीं पर का छत टूटा हुआ है, कहां पर किस तरह से कितने सामान यहां पर रखे हुए हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, सब का सब। और हमको तो लगा कि कभी ये गिरेगा, कुछ हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये स्थिति थी। अब अंतिम और पांचवी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह पर बिहार में राजनीति लगातार गहरा रही है। पिछले कई दिनों से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के लोग एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, और आज एक और बयान सामने आया है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने विपक्ष पर निशाना साधा है और ये कहा है कि विपक्ष के लोटे से पानी रोज कम होता जा रहा है, विपक्ष में पार्टी छोड़ने वालों की होड़ मची हुई है, और कहीं ऐसा ना हो कि इनका झंडा उठाने वाला भी कोई ना बचे। अपने लोगों को अनादर और परिवार के लोगों को अरबपति बनाने वालों को बिहार की जनता इस बार माफ नहीं करेगी। इस बयान पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने मंगल पांडे से कहा है कि उनको अभी बिहार के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय में बिहार की स्थिति खराब हो रही है। हर तीसरे घर में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज हैं, और इस चीज को अगर ध्यान दिया जाएगा तो बिहार के लिए ज्यादा बेहतर होगा, और चुनाव के बाद भी वो विपक्ष के लोटे का पानी नाप सकते हैं। मंगल पांडे के बयान पर आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम ने कहा है कि आरजेडी से कोई इधर उधर नहीं जा रहा है, स्वार्थ हित में लोग इधर उधर जा रहे हैं। और रही बात रघुवंश सिंह की, तो उनकी मौत पर आरजेडी दुखी है, और उनकी मौत के बाद उनके परिजनों के साथ आरजेडी खड़ी है। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले जाकर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी थी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सब यात्रा के दौरान जो भीड़ उमड़ी थी, उससे ये पता चलता है कि आरजेडी के कितने समर्थक हैं, और रघुवंश बाबू जब तक जिंदा थे तब तक आरजेडी के थे, और अब मरने के बाद भी वो आरजेडी के ही हैं। जेडीयू के एक मंत्री ने कहा है कि आरजेडी में भगदड़ मची हुई है, और वहाँ कोई नेता जनता को देखने वाला नहीं है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, इसीलिए आरजेडी जल्द ही मिट सकती है। वहीं से पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी लालू के परिवार पर रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत का आरोप लगा चुके हैं। बिहार में चुनाव है, और इसीलिए सब पार्टी के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन इस सत्ता पर बैठेगा, ये नेता लोग के बयानबाजी से नहीं, बल्कि जनता के आदेश से तय होगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।